कोई चीज मैं तुम्हारे लिए मेहनत से कर रहा हूं तो उसका सम्मान किया करो। फिर आती है बेटा कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज क्या है? जो इकोसिस्टम में प्यारे बच्चों संख्या इनकी कम होती है लेकिन प्रभाव बहुत ज्यादा डालती हैं। अगर ये प्रजातियां ना हो या खत्म हो जाएं तो पूरा इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल घास है किसी इकोसिस्टम में, यहां पर हिरण है और यहां पर शेर है। शेर यहां पर एक कीस्टोन स्पीसीज है क्योंकि शेर ने ही हिरण की संख्या को नियंत्रित कर रखा है। अगर शेर खत्म हो जाएगा तो हिरण पूरी घास खा जाएंगे, पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा, फिर हिरण भी खत्म हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात ये कि घास जो है बेटा ये क्या है, यानी कि प्यारे बच्चों अगर यहां पर शेर ना हो तो ये ऐसे उद्बिलाव होता है समुद्र में। तो कीस्टोन प्रजाति को अगर इकोसिस्टम से हटा दिया जाए तो परितंत्र खत्म कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे बाघ या शेर जो हैं टॉप लेवल के कंज्यूमर होते हैं। ये शाकाहारी जैसे हिरण वगैरह की आबादी को नियंत्रित रखते हैं। अगर बाघ ना हो तो हिरण की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, वो सारी घास को खा जाएंगे, जंगल खत्म हो जाएगा और अन्य छोटे जानवर भी मर जाएंगे। जैसे समुद्र में एक सी आर्चिन होता है। सी अर्चिन क्या है? एक समुद्री जीव को खाते हैं। कौन? सी ओटर, जिसे समुद्री उद्बिलाव कहते हैं। यदि उद्बिलाव ना हो तो सी अर्चिन की संख्या बढ़ेगी, ये समुद्री घास को खा जाएगी, वहां के वनों को खा जाएगी और समुद्री परितंत्र जो है वो खतरे में पड़ जाएगा, खत्म हो सकता है। ठीक है भाई, बातें क्लियर? बेटा देखो पढ़ने पर ध्यान दे लो। अभी अब कैसे बात करूं, जरूरी बात ये बता मुझे। अब यहां मैं क्लास छोड़ के पहले तेरे से बात करूं, यहां ये कहना चाह रहा है। मित्र ऑफिस में बात कर लेना एक बार। हाँ जी, बहुत बढ़िया शुक्ला जी, पढ़ लो बेटा। फिर बात आती है फूड चेन। फूड चेन क्या है? भोजन के लिए सभी जीव एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे प्रोड्यूसर घास है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है, फिर इन्हें अपघटक खाते हैं, अपघटक मिट्टी में मिला देते हैं। तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती रहती है। सूर्य से एनर्जी किसमें आई? प्लांट्स में आती है। जी सर। तो किसी इकोसिस्टम में ऊर्जा की प्राप्ति के लिए सभी जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसे ही फूड चेन कहते हैं। ऊर्जा का प्रवाह एक रेखीय यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है भाई? और ऊर्जा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफर होती रहती है। ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय। सूर्य से पौधों में आई, पौधों से हिरण में गई, हिरण से शेर में गई, एक दूसरे को खाते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी होती है प्रोड्यूसर के पास, क्योंकि सबसे पहले ऊर्जा यही बनाते हैं, और सबसे कम होती है अंतिम ट्रॉपिक लेवल पर। अब देखो खाद्य श्रृंखला भी अलग अलग तरीके की होती है। जी सर। जैसे एक होती है प्यारे बच्चों ग्रेजिंग फूड चेन, एक होती है डेट्रिटस फूड चेन, और एक होती है पैरासाइटिक फूड चेन। जी सर। तो पहले समझते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। ये सामान्य खाद्य श्रृंखला हरे पौधों से शुरू होती है। तो हरे पौधों से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला को चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, पौधे सूर्य पर निर्भर करते हैं, और छोटे जीव से लेकर बड़े जीव की ओर एनर्जी बढ़ती जाती है। ठीक है भाई? जैसे उत्पादक के पास सूर्य से आई, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी के पास एनर्जी पहुंचेगी। ठीक है भाई? तो जैसे जमीन पर घास है, घास होगी, घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेंढक ने, बड़े जानवर में जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ती जा रही है। पानी के अंदर फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, समुद्री घास, जिन्हें जू प्लैंक्टन खाते हैं। जू प्लैंक्टन को छोटी मछली खाती हैं, फिर छोटी मछलियों को बड़ी मछली खाती हैं। ऐसा समुद्र में चलता है। फिर एक होती है अपर्ण या मृत जीवी खाद्य श्रृंखला। ये मरे हुए सड़े हुए पदार्थों से शुरू होती है। तो मृत पदार्थों से, जैसे सूखी पत्तियां टूट कर गिर गई, मर गए जानवर, कुत्ता बिल्ली मर जाते हैं बेटा इनसे। इन्हें
प्यारे बच्चों अपरदभक्षी कहा जाता है। जैसे केंचुआ, दीमक, बैक्टीरिया, कवक जो हैं ये मरे हुए चीजों से अपना पोषण लेते हैं। ठीक है भाई, ये सूर्य पर निर्भर नहीं होते, मरे हुए जानवरों की बची हुई ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जैसे गिरी हुई पत्तियां हैं उन्हें केंचुआ खाएगा, केंचुए को कोई पक्षी खा जाएगा और पक्षी को बाज खा जाएगा। तो मरे हुए सड़ी हुई चीजों से खाद्य श्रृंखला शुरू हुई। एक होती है प्यारे बच्चों पैरासाइटिक फूड चेन। ये खाद्य श्रृंखला का एक रूप है चारण वाली का ही, लेकिन इसमें ऊर्जा बड़े जीव से छोटे जीव की तरफ आती है। जैसे एक बड़े जीव जैसे पेड़ या जानवर, यहां पर ऊर्जा बड़े जीव से परजीवी के पास जाती है और परजीवी से छोटे परजीवी में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सर में जूं पड़ गई, जूं, ठीक है भाई, अगर आपके सिर में जूं पड़ गई तो जूं बेटा आप तो बड़े हो, जूं छोटी है, आपका पोषण चूस रही है। जैसे आपने अमरबेल देखा, बड़े बड़े वृक्षों पर अमरबेल, अमरबेल क्या है, अमरबेल के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, वो दूसरे पौधों से पोषण चूसती है। आपके सिर में जूं पड़ी हुई है, भैंस से जोक चिपक जाती है, जोक आपने देखा है ना, लीच, तो जोक भैंस का खून चूस लेती है, तो ये उनका पोषण चूस रही हैं। तो ये पैरासाइटिक फूड चेन है। ये प्यारे बच्चों आपकी डेट्रिटस फूड चेन है, और ये प्यारे बच्चों आपकी हो जाती है जिसे ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। तो 3 प्रकार की फूड चेन होती हैं। ठीक है भाई, आगे चलें। फिर बात आती है बेटा आपका खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या है? जब कई सारी फूड चेन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाएं तो फूड वेब बनाती हैं। जैसे घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को पक्षी खा सकता है, मेंढक खा सकता है, मेंढक को सांप खा सकता है, पक्षी को सांप खा सकता है, इन्हें बाज खा सकता है। ऐसे मेंढक को उल्लू खा गया, उल्लू को कोई और दूसरा जानवर खा गया। ऐसे घास को चूहे ने खाया, चूहे को उल्लू ने खाया, या फिर चूहे को बाज खा गया। तो जब कई सारी फूड चेन, जितनी ज्यादा फूड चेन होंगी, कोई इकोसिस्टम उतना ज्यादा अच्छा होगा। बेटा आगे आ जाएगा, जब आगे आएगा तो हम समझा देंगे। तभी थोड़ा पेशेंस रख के चलोगे तो सारी चीजें मिलेंगी देखने को। क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा, थोड़ा आगे हैं क्वेश्चन, अभी जो थोड़ा और पढ़ लें फिर क्वेश्चन करवा देंगे। तो खाद्य श्रृंखला जब आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएं एक से ज्यादा तो उसे फूड वेब कहते हैं। फूड वेब ये बताता है कोई इकोसिस्टम में कितने प्रकार के ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास। अगर किसी इकोसिस्टम में केवल प्यारे बच्चों घास, हिरण और शेर ही हैं तो शेर के पास केवल हिरण खाने का ऑप्शन है। लेकिन अगर वहां प्यारे बच्चों बकरी भी है, हिरण भी है, खरगोश भी है, और भी बहुत सारे जानवर हैं, तो शेर के पास कई सारे ऑप्शन रहेंगे। तो जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे उतना ज्यादा बेहतर है। इससे फूड जो मतलब आपका कोई भी इकोसिस्टम है ना, वो स्टेबल रहता है और एनर्जी के सोर्स जो हैं वो ज्यादा मौजूद रहते हैं, विकल्प ज्यादा होते हैं, आपके पास ऑप्शंस ज्यादा होते हैं, और इससे डाइवर्सिटी जो है वो बनी रहती है, कोई स्पीसीज खत्म होने का खतरा नहीं होता। ठीक है भाई। फिर जैव आवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? जब कोई फूड चेन आगे बढ़ती है तो एनर्जी तो केवल 10% ही पहुंचती है, लेकिन प्यारे बच्चों एनर्जी के साथ साथ हानिकारक विषैले पदार्थों की संख्या बढ़ती जाती है। इसे ही जैव आवर्धन कहते हैं। ठीक है भाई। तो मान लेते हैं कि जू प्लंक्टन जो है या फाइटो प्लंक्टन जो समुद्री उत्पादक है उनके पास कम है, या प्लांट्स के पास कम है। जितनी ज्यादा लंबी फूड चेन होगी पॉल्यूटेंट्स की मात्रा उतनी बढ़ेगी। तो जैव आवर्धन वो एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हानिकारक पदार्थ जैसे डीडीटी या पारे की मात्रा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में बढ़ती चली जाती है। इसे बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। ये एनर्जी फ्लो के विपरीत होती है, क्योंकि ऊर्जा के प्रवाह में ऊर्जा कम होती है, जबकि यहां पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट प्रदूषक पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो बढ़ते हैं।
एक होता है जैव संचय, ठीक है भाई, तो इसे बोला जाता है अक्यूमुलेशन, बायो अक्यूमुलेशन। जब कोई जहरीला पदार्थ किसी एक जीव के शरीर में समय के साथ इकट्ठा होता रहता है एक ही ट्रॉपिक लेवल पर, तो बेटा उसे जैव संचय कहते हैं। और बायो मैग्निफिकेशन, जब जहर खाद्य श्रृंखला में एक जीव से दूसरे जीव में बढ़े तो उसे बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है। फिर बात करते हैं बेटा वहन क्षमता। देखो ये नया होगा सभी बच्चों के लिए, यहां से थोड़ा सा चीजों को बड़े ध्यान से देखना है। क्वेश्चन थोड़ी देर में आएंगे, अभी जो परेशान मत होइएगा, सारी चीजें करवाऊंगा। अभी जो क्वेश्चन आएंगे लगभग 142 पेज पे, तो 20-25 पेज और पढ़ते हैं, फिर खूब 25-30 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, अच्छे अच्छे नए नए क्वेश्चन होंगे, बढ़िया बढ़िया प्रश्न होंगे, तो घबराओ मत। तो कुछ नई चीजें भी सीखते हुए चलेंगे। वहन क्षमता क्या है? कैरिंग कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल आपकी भी अपनी एक क्षमता होती है नहीं अजय पासवान? पढ़ने की क्षमता, 5 घंटे में ही रोने लग जाते हो, नहीं गुरुजी अब नहीं होता मुझसे। तो किसी पर्यावरण में या आवास में रिसोर्सेज जैसे भोजन, पानी, आश्रय आदि को नष्ट किए बिना किसी प्रजाति की अधिकतम आबादी को अनिश्चित काल तक बनाए रखने का क्षमता। मेरे कहने का मतलब, कोई जंगल है, ये जंगल की भी अपनी लिमिट है ना भाई, इस तालाब की अपनी लिमिट है कि कितने जानवरों को, कितनी स्पीसीज को झेल सकता है। तो पर्यावरण की अपनी क्षमता होती है। मान लो एक जंगल में इतनी घास और पानी है कि वो 100 हिरणों का पेट भर सकता है, तो उस जंगल में हिरणों के लिए वहन क्षमता यानी कि उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो 100 हो गई, जितनों को संभाल सके। प्यारे बच्चों, सीमित करने के कारक वहन क्षमता को तय करने के लिए भोजन, पानी, बीमारी, वहां की जगह, शिकारियों की संख्या निर्भर करती है। ओवरशूट क्या होता है? क्षमता पार करना। यदि कोई प्रजाति की आबादी वहन क्षमता, मान लो भाई किसी की कैपेसिटी है, मान लेते हैं कि एक भगोने में कितना दूध आ सकता है, पानी आ सकता है, उससे ज्यादा डालोगे तो प्यारे बच्चों भगोने से बाहर भाग जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो किसी जंगल की अपनी क्षमता है कि वो 100 स्पीसीज को संभाल सकता है, लेकिन वहां पर ज्यादा स्पीसीज हो जाएं तो पर्यावरण नष्ट होने लगेगा, इकोसिस्टम नष्ट होने लगेगा। ठीक है भाई? तो ये कह रहा है घास खत्म हो जाएगी और भूख और बीमारी के कारण आबादी अचानक गिर जाएगी। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं, विज्ञान में वहन क्षमता को के अक्षर से डिनोट करते हैं, के से। ठीक है भाई? तो कोई आबादी जब वहन क्षमता तक पहुंचकर स्थिर हो जाए तो उसका ग्राफ एस आकार का बनता है। मतलब अगर एक लिमिट है, 100 पहुंच गई, 100 से ज्यादा नहीं बढ़ेगी अब, तो वो एस से शो करेंगे। बाकी वहन क्षमता को के से डिनोट करते हैं, के। ब्राइट स्किन के लिए कितने विटामिन सी प्रोडक्ट्स ट्राई किए, बट नो स्किन ब्राइटनिंग। कोई भी विटामिन सी नहीं, हिमालय। क्षमता को के से डिनोट करते हैं, के। एक होता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इसे थोड़ा सा समझना है। ठीक है भाई? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है बेटा, बहुत बढ़िया। देखो पढ़ो पढ़ो, बात मत करो बिल्कुल भी। प्यारे बच्चों, ये मापक है जो बताता है मनुष्य अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए प्रकृति में कितने संसाधनों का उपभोग कर रहा है, डिमांड कर रहा है। तो हमें अपना जीवन जीने के लिए कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, प्रकृति उसे तेजी से वापस कर सकती है और तेजी से वो दोबारा बन भी रहे। मान लो हमें मतलब 100 कुंटल गेहूं की जरूरत है हमारे पूरे जिले को, मान लेते हैं ऐसा, फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी मान लो आप। और क्या प्रकृति बना सकती है इतना जितना हमारी डिमांड है? ये हमारे पर्यावरण पर छोड़े गए पर्यावरणीय प्रभाव का हिसाब किताब है। जो आप खाना खाते हो, कपड़े पहनते हो, ये डिमांड है आपकी। जो वाहन चलाते हो, उन सबको बनने, और प्यारे बच्चों आपके कचरे को सूखने के लिए पृथ्वी की कितनी जमीन और पानी की रिक्वायरमेंट है, यह आपका पद चिन्ह है। ठीक है भाई? तो पद चिन्ह का मतलब है कि हमारी प्रकृति से कितनी डिमांड है और प्रकृति वापस हमें कितनी तेज लौटा रही है, क्या लौटा पा रही है? नहीं। इसे ग्लोबल हेक्टेयर में मापा जाता है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को। जैव क्षमता, ये पारिस्थितिक पदचिन्ह का उल्टा होता है। ये पृथ्वी की प्राकृतिक संसाधनों को फिर से पैदा करने की क्षमता होती है। हमारी कितनी डिमांड है, वो प्यारे बच्चों आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है। ठीक है भाई? और प्रकृति कितना वापस कर रही है, उसे बायो कैपेसिटी कहा जाता है। पारिस्थितिक घाटा क्या होता है? इकोलॉजिकल डेफिसिट। जब हमारा
पदचिन्ह हमारी डिमांड और जैव क्षमता से अधिक हो जाए, यानी कि प्रकृति जितना बना रही है तेज गति से, मान लो 100 क्विंटल गेहूं नहीं बन रहे हैं, हमारी डिमांड 100 क्विंटल की है, तो भैया फिर इसका मतलब हमें घाटा होगा। तो इसे पारिस्थितिक घाटा कहते हैं। वर्तमान पूरी दुनिया घाटे में चल रही है पर्यावरण में, इसका ये रीजन है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अंश भाई तुम पिट के मानोगे, ऐसे ही मान जाओगे प्यार से। बेटा मुर्गी बना बना के पीटता हूं मैं बच्चों को। अर्थ ओवरशूट डे क्या है? ये वो दिन होता है जब मनुष्य उस वर्ष के लिए प्रकृति द्वारा उत्पन्न किए गए सभी संसाधनों को कर चुका है। यदि यह दिन 1 अगस्त को आता है तो इसका मतलब है कि हमने 7 महीने में ही पूरे प्राकृतिक बजट को, भाई देखो बजट का मतलब क्या है, मान लो आपके लिए दिया गया कि 5 किलो आपको या ऐसा मान लो कि 500 रुपए खर्च करने हैं आपको पूरे महीने में, आपने तो कर दिए वो 10 तारीख तक ही कर दिए खत्म। ठीक है भाई, तो मान लेते हैं मैंने तुम्हें ये कहा कि अप्रैल के महीने में आपको 500 रुपए खर्च करने हैं, लेकिन समय से पहले आपने खर्च कर दिए 10 अप्रैल को ही है, तो ये क्या बन गया? ओवरशूट डे बन गया। मतलब आपने जितनी लिमिट्स आपको दी गई थी, जितना टारगेट दिया गया था, उससे पहले ही रिसोर्सेस को निपटा दिया है, तो इसे कहा जाता है अर्थ ओवरशूट डे। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, एक होती है एंडेमिक या स्थानीय प्रजाति, एक होती है प्यारे बच्चों आपकी कीस्टोन स्पीसीज, वो मैंने बता दिया है, जो परितंत्र को बैलेंस रखती है। एक होती है इंडिकेटर स्पीसीज, जैसे कि लाइकेंस है, पर्यावरण को संकेत देते हैं। तो एंडेमिक स्पीसीज ऐसे प्लांट्स या एनिमल हैं जो पृथ्वी के केवल किसी विशिष्ट ज्योग्राफिकल रीजन में पाए जाते हैं और कहीं नहीं मिलते। ये प्रजातियां मुख्य रूप से प्यारे बच्चों भौगोलिक अलगाव के कारण विकसित होती हैं। कोई द्वीप, ऊंचे पहाड़ या गहरी घाटियों से जीव बाहर नहीं निकल सकते, मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीजन में मिले। इनके विलुप्ति का खतरा, क्योंकि ये एक छोटे सीमित एरिया में पाई जाती हैं, इसलिए क्लाइमेट चेंज, शिकार या फिर जंगल कटने पर ये विलुप्त हो सकते हैं। जैसे गोडावण है, गोडावण कहाँ मिलता है? तो गोडावण मिलता है राजस्थान, गुजरात में। अब 150 संख्या बची है उनकी। तो किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए सबसे बड़ी शर्त यही होती है कि वो वहां बहुत ज्यादा एंडेमिक स्पीसीज पाई जानी चाहिए। आगे हम बताएंगे जब बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या चीजें होती हैं। सर फुटप्रिंट को फिर से बताओ। फुटप्रिंट का मतलब बेटा हमारी कितनी डिमांड है वो फुटप्रिंट है, समझ गए? जैसे कि फॉर एग्जांपल भारत की कुछ एंडेमिक स्पीसीज, जैसे कि शेर की पूंछ वाला मकॉक पश्चिमी घाट में मिलता है। संगाई हिरण केबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक झील में मिलता है मणिपुर में। नीलगिरी तहर तमिलनाडु का राजकीय पशु है, तमिलनाडु केरल में नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलता है। अंडमानी जंगली सुअर केवल अंडमान निकोबार द्वीप में। नामदफा उड़ान गिलहरी तो केवल अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, नामदफा नेशनल पार्क भी है। तो ये कुछ ऐसे गोडावण है, गोडावण जो है वो राजस्थान, गुजरात में मिलता है। Salon at ₹700 and SIP at just ₹100. गुजरात में मिलता है।